हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आज आपके लिए एक और पार्टनरशिप का वीडियो लेकर के आया हूं। हमने स्टार्टिंग से देखे हैं कि पार्टनरशिप कैसे शुरू होती है और उसके बाद आज हम जो वीडियो समझने जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें समझने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप कैसे क्लोज होती है। ठीक है ना। तो आज जो वीडियो आपको समझाने जा रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ वो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म का विघटन। क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं आपको आज यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है। तो हम समझते हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, अभी आप 12th का पेपर देने जाएंगे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर आप देखिए एक पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हाट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब साझेदारी फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं और इनके कारणों को आप विधिवत तरीके से समझाइए। ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि साझेदारी फर्म का समापन क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, जब कोई भी कारणों से कोई आपस में डिस्प्यूट्स हो जाए, है ना, कोई विवाद की स्थिति हो जाए, कंटिन्यू लॉस में बिजनेस जा रहा है, मतलब किन्हीं भी रीजंस के कारण यदि पार्टनर्स अपने बिजनेस को, अपनी पार्टनरशिप को बंद करने का कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा शब्द का ध्यान देना, यहाँ पर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन अलग होता है और पूरी की पूरी फर्म का डिसॉल्यूशन अलग होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्यूशन की। ठीक है। तो किन रीजंस के कारण हो सकता है, तो एक तो सिंपल मीनिंग हो जाएगा। अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करें, कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण हो सकता है डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब आपसी विवाद, पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गए, कोई विवाद हो गया तो फर्म को पूरी तरह से क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो आता है कंटिन्यू लॉस। बिजनेस लगातार हानि में जा रहा है, पिछले 2-3-4 सालों से लगातार हानि ही हो रही है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स उस बिजनेस को बंद करने का डिसीजन ले लेते हैं। तो कंटिन्यू लॉस ये भी बिजनेस को बंद करने का एक कॉज हो सकता है, कारण हो सकता है। ठीक है। अगले पॉइंट पर हम बात करें, ऑब्जेक्ट कंप्लीट, उद्देश्य पूरा हो जाए। हमने एक उद्देश्य के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, वो उद्देश्य पूरा हो गया तो आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद की जा सकती है, आप उस पार्टनरशिप को क्लोज कर सकते हो। ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी एग्जांपल के लिए कोई टेंडर लिया आपने, वो टेंडर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसी के लिए आप जुड़े थे, जैसे वो टेंडर कंप्लीट हुआ आपकी पार्टनरशिप वहीं पर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद टाइम लिमिट, आपने सोचा था कि हम 5 साल तक बिजनेस साथ साथ करेंगे, 5 साल के बाद अपने बिजनेस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो 5 साल पूरे हो गए हैं, टाइम पूरा हो चुका है, तो आप अपने फर्म को क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें एक से ज़्यादा पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में भी उस बिजनेस को पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे रीजंस हैं, उनको आप व्यवस्थित तरीके से तैयार कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब साझेदारी फर्म के विघटन की या समापन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है। मेथड के ऊपर बात करते हैं। तो फर्म के डिसॉल्यूशन की कुछ 5 मेथड इसमें हो सकती है। एक हो सकता है बाय नोटिस, नोटिस दे करके साझेदारी फर्म को बंद किया जा सकता है। बाय एग्रीमेंट, सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि अब बिजनेस को बंद कर दिया जाए, नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फर्म को क्लोज किया जा सकता है। एक आता है बाय कोर्ट, कुछ ऐसे रीजंस हो जाए, बिजनेस इलीगल हो जाए, तो उस कंडीशन में कोर्ट भी फर्म को क्लोज करने का ऑर्डर दे सकती है। तो बाय कोर्ट, बिजनेस लॉस में जा रहा है लगातार, तो कोर्ट फर्म को बंद करने का आदेश दे सकती है, तो ये बाय कोर्ट भी हो सकता है। बाय कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी मतलब कुछ आकस्मिक स्थितियां निर्मित हो जाए। आकस्मिक स्थिति मतलब कोई अचानक, जैसे अभी हम बात करें मिनिमम पार्टनर्स आपको 2 चाहिए और मैक्सिमम कितने चाहिए, 50।
लेकिन आपके बिजनेस में 52 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फर्म क्या करना पड़ेगा, आकस्मिक रूप से फर्म को बंद करना पड़ेगा। ट्रेजेडी, दुर्घटना हो जाए, अचानक से एक से ज़्यादा पार्टनर किसी दुर्घटना के शिकार हो जाए तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ मेथड्स हो सकती हैं जिसमें हम फर्म को बंद करने का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है ना। जो आपके 12th अकाउंट के पेपर आते हैं उसमें आप देखेंगे तो पिछले सालों में भी पूछा गया है, उसके पहले भी पूछा जाता रहा है, तो उस हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर बताइए, ठीक है। तो अब पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता क्या होता है इसको समझते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है। और रियलाइजेशन कब बनाया जाता है, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के विघटन पर बनाया जाता है। ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म की लाइफ में कई बार बनेगा। भाई जब कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस होगी तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा सकता है, लेकिन रियलाइजेशन यानी जो वसूली खाता होगा वो फर्म की पूरी लाइफ में केवल एक बार बनेगा। कब बनेगा, जब वो फर्म पूरी तरह से क्या होगी, बंद होगी, ठीक है। अब हम बात रिवैल्यूएशन की करें, पुनर्मूल्यांकन की करें, तो इसमें जो अकाउंट की पोजीशन होगी, जो अकाउंटिंग कंडीशन होगी, वो अकाउंट्स कंडीशन क्या होगी, ओपन रहेगी। इसमें कभी भी एसेट्स और लायबिलिटी के अकाउंट बंद नहीं होते हैं, काय में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया जाएगा, वसूली खाता जो बनेगा, उसमें अकाउंट की जो पोजीशन होती है, जो एसेट्स और लायबिलिटी के जो अकाउंट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है एसेट्स और लायबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को लिखा जाता है, कमी वृद्धि वाली वैल्यू को लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो है उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री की जाती है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी प्रकार के कोई एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, वसूली खाता बनाएंगे, तो वहाँ पर कुछ बिजनेस को क्लोज करने से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऐसा करके जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करें, साझेदारी फर्म के विघटन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ, इन विच अकाउंट्स में बी ओपन इन द केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन एनी वन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस से रिलेटेड, उस क्वेश्चन पेपर से संबंधित। क्या क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विघटन के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो इसमें नाम लिखने को आता है। अब नाम लिखने को आता है तो आप वहाँ केवल नाम लिख सकते हो। सबसे पहला अकाउंट बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता। सेकेंड अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों का पूंजी खाता। तीसरा अकाउंट बैंक या कैश अकाउंट बनाया जा सकता है, ठीक है। चौथा अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, साझेदार का ऋण खाता, ठीक है। तो इतने अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। अब इसमें से आपको बोल रहा है वो किसी एक को समझाइए, तो हम आसानी से समझा सकते हैं किसी एक को। अभी हमने ऊपर डिफरेंस लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट का, वसूली खाते का, बस उस वसूली खाते को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो, ये आपका हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। किसी एक अकाउंट को समझाने की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्म का विघटन अलग होता है और पार्टनरशिप का विघटन अलग होता है, ठीक है। यानी पूरी की पूरी फर्म बंद होना अलग बात है, लेकिन कोई एक पार्टनर का चला जाना अलग बात है। एक पार्टनर जाएगा तो उससे फर्म के ऊपर इफेक्ट केवल इतना आएगा कि उसका शेयर कम हो जाएगा, बाकी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पूरी की पूरी फर्म बंद होगी तो वो पार्टनरशिप बिजनेस वहीं पर क्या हो जाएगा,
बंद करना पड़ेगा और उसके पूरी अकाउंट्स की पोजीशनों को भी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। अब मैं आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट आपको यहाँ समझा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब इसको बनाते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो उसकी यहाँ पर डिटेल लिखिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता होता है। ठीक है, आपके लिए 2-3 नंबर की व्यवस्था कर सकता है यहाँ पर, अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाए यहाँ पर, तो एक ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट किस टाइप का है, किस नेचर का है, तो वो है नॉमिनल अकाउंट। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्म के डिसॉल्यूशन पर कौन सा अकाउंट ओपन होता है, फर्म के विघटन पर कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा रियलाइजेशन यानी वसूली खाता। या ऐसा पूछ लिया जाए कि वसूली खाता कब बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट कब ओपन होता है, तो वो हो जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के विघटन पर। ठीक है, तो बस हम इस अकाउंट को समझ लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो देखो, इसको बनाते समय आपके सामने एक बैलेंस शीट आएगी। एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई रहती है। उस बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, सबसे पहले अकाउंट्स क्लोज करने हैं असेट्स के। तो वहाँ पर आपको देखेंगे, जैसे मैं बोलूँ कि ये वाला आपका साइड हो गया लाइबिलिटी और ये वाला साइड हो गया एसेट्स, तो इस एसेट्स तरफ आपको मिलेंगी कुछ मतलब एसेट्स तरफ जितनी भी एसेट्स दी हुई रहेंगी, उन एसेट्स में से आपको क्या करना है, पूरी एसेट्स को लेना है, पूरी संपत्तियों को लेना है और यहाँ डेबिट साइड में लिख देना है। देखो लिखा हुआ है टू एसेट्स अकाउंट लिखा है, यहाँ जितनी भी एसेट्स लिखी रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या क्या छोड़ना है उस चीज़ को ध्यान देना है आपको। उसमें से आपको छोड़ना है कैश या बैंक, अगर दिया हो तो उसको छोड़ देना। उसके अलावा कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस के रूप में कई बार वहाँ दिया रहता है, उसको छोड़ देना। यानी बाकी जितनी भी एसेट्स हैं वो देखो यहाँ आ गई, टू एसेट्स अकाउंट। देखो लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, गुडविल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एसेट्स। आ गई पूरी एसेट्स। यहाँ से पूरी एसेट्स को अपोजिट साइड ले आए, इधर लिख दी। अब इस तरफ लाइबिलिटीज लिखी होंगी, लाइबिलिटीज में से ध्यान रखना है 4 पॉइंट को लाइबिलिटी में छोड़ देना है। एक आएगा पार्टनर्स कैपिटल, एक आएगा पार्टनर्स लोन, एक आएगा आपका कोई जनरल रिजर्व और एक आएगा कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ये 4 पॉइंट को छोड़ करके जितनी भी लाइबिलिटीज लिखी हैं, इनको देखो यहाँ आना है अपने को और ये डेबिट क्रेडिट साइड में लिख देना है। ये लिखा बाय लाइबिलिटीज अकाउंट। ये आ गया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन फंड। ये पूरी लाइबिलिटीज आ गई आपकी उन 4 लाइबिलिटी को छोड़ करके। अब ये हो गया। अब जो बैलेंस शीट बनी रहेगी वहाँ नीचे कुछ कंडीशन दी रहेगी आपको कि कौन कौन सी एसेट्स को बेचा गया और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया। तो आपको क्या करना है, ये एसेट्स हो गई, ये लाइबिलिटीज़, ये क्लोज हो गई। अब इन लाइबिलिटीज़ को सेल किया जाएगा और इन एसेट्स को सेल किया जाएगा और लाइबिलिटीज़ का क्या किया जाएगा, पेमेंट। ध्यान रखना, एसेट्स को बेचा जाएगा और लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। तो एसेट्स को बेचने का तरीका देखो ये आ जाएगा, ये यहाँ पर डेबिट है, यहाँ से उठाया अपन ने क्रेडिट में। देखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या उसके नीचे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, 2 प्रकार से बेचा जा सकता है। हो सकता है कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, या हो सकता है कोई कैश में उस चीज़ को सेल किया गया है। अगर पार्टनर टेक ओवर करता है तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर ना करते हुए उसको कैश में सेल किया जाता है तो वहाँ पर लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, एसेट्स को सेल कर दिया। अब इससे जो पैसा आएगा उससे हम ये लाइबिलिटी का क्या करेंगे, पेमेंट, और वो पेमेंट होगा डेबिट साइड। देखो उसके भी तरीके 2 हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कोई पार्टनर तैयार हो जाए, तो देखो ये लिखा हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, ये लिखा है लाइबिलिटीज टेकन ओवर। हो सकता है आप उस लाइबिलिटी का पेमेंट कैश में कर रहे हो, तो यहाँ हो जाएगा टू कैश या टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ये आपका कंप्लीट हो गया। बस क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है तो प्रॉफिट कहलाएगा,
और डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो लॉस आएगा। लेकिन उसके पहले एक लाइन और ध्यान रखना, ये जो पूरी वर्किंग होगी इस वर्किंग को किसी ना किसी पर्सन के माध्यम से करवाना पड़ेगा, तो उस पर्सन को हमको कुछ एक्सपेंस भी देना पड़ेगा, कुछ सैलरी ले सकता है वो, जो भी लेगा तो वो हमारे लिए तो एक्सपेंस होगा, तो उस एक्सपेंसेस की यहाँ पर हमको एंट्री करना पड़ेगी। तो ये देखो ये लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी इस पूरी प्रोसेस के लिए हमने जिसको भी नियुक्त किया था उसको हमने वसूली के व्यय दिए, है ना, यानी डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस दिए, तो वो हमने लिख दिए टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर बांट दिया है बाय टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट को बांट देंगे। लेकिन अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से कि पूरा रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने पूरा चैप्टर देखा, उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, और नीचे मैंने एक पूरे अकाउंट को यानी जो इंपॉर्टेंट होता है, जो न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प दे सकता है, उस अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट आपको समझा दिया। अब इस आधार पर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, आपको इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू।